हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू शो एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी प्रीवियस डिस्कशन को। हम लोग इस बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कोविड-19 एंड औरतों की हेल्थ के बीच में क्या लिंक है, कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा औरतों की हेल्थ के ऊपर, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसके कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था विच वॉज SRH, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, पहला पॉइंट ही हम लोगों ने कवर करा था क्योंकि SRH को डिस्कस करने में थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगा था। इसके आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। ये सब कुछ याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 2020 का मटेरियल है तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस दिखेगी, लेकिन आपको इसको पास्ट टेंस में लिखना है। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कोविड के टाइम पर औरतें जो थी दे हैड, अब जैसे यहाँ पर हैव लिखा हुआ है ना, तो इसको जब लिखोगे मीन्स की आंसर राइटिंग में तो उसको ऐड कर देना। विमेन हैड लिटिल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अभी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज क्या होता है, यानी कि औरतों के पास ना जो आज़ादी थी कि उनको कब प्रेग्नेंट हो रहा है, या फिर प्रेग्नेंट होना भी कि नहीं होना है, या फिर इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी तो वो अबॉर्शन करवा सकें, या फिर अगर उन्होंने अनप्रोडक्टिव सेक्स करा है कपल ने तो एटलीस्ट वीमेन कैन हैव कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ आई पिल्स। ये सब चीज़ों का एक्सेस मिल ही नहीं रहा था, और वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया था। बाहर पूरी की पूरी इकॉनमी बंद थी घर के बाहर, और अगर आप मेडिकल स्टोर या डिस्पेंसरी या फिर अगर आप दुकानें जा भी रहे थे तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जो सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हो वो वहाँ पर अवेलेबल थी भी नहीं। तो women had little access to family planning services, to institutional support for deliveries, यानी कि बहुत सारी सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे भी हालात थे कि जहाँ पर औरतों की जो डिलीवरीज हैं वो भी नहीं हो पा रही थी इतनी इजी तरीके से, क्योंकि सारे के सारे बेड्स फुल हो रखे थे कोविड पेशेंट से। मंजर तो कुछ कुछ औरतों ने ऐसा भी देखा था कि जैसे यहाँ पर किसी औरत को अगर बेड मिल भी गया है, आप उसकी मेंटल हेल्थ समझो वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, यहाँ पर अगर उसको बेड मिल भी गया है तो जो साइड वाला बेड है यहाँ पर या तो कोविड पेशेंट है, और इसके जो बगल वाला बेड है यहाँ पर रात को एक पर्सन कोरोना के कारण मर चुका है। तो यहाँ पर एक लेडी है, यहाँ एक डेड बॉडी है, और यहाँ पर एक कोविड से पीड़ित एक पेशेंट है, और इन दोनों बेड के बीच में इस औरत का बेड लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इससे ये इन्फेक्ट ना हो जाए, एक तो इससे डर, दूसरा बगल में एक औरत के डेड बॉडी लेटी हुई है, ये वाला डर। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस ही बात है, नर्वस तो कर ही देगा किसी को भी, और ख़ास करके जब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में कोई एक औरत हो वाइल डिलीवरिंग अ बेबी। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी औरतों के लिए फॉर डिलीवरीज, एंड देयर वॉज लैक ऑफ नेटल एंड न्यूनेटल सपोर्ट ऑल्सो। प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉपर तरीके से औरतों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, न्यूनेटल सपोर्ट और नेटल सपोर्ट, यानी कि अगर बच्चा पैदा हो भी गया है तो बच्चे की बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि मदर्स का भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब छोटा कोई बच्चा है, उसको कुछ हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड ये करते हैं कि आप डब्बे वाला दूध इसको पिलाओ। डब्बे वाला दूध का मतलब क्या होता है, पाउडर्ड मिल्क, जिसके अंदर आयरन का कंटेंट है। हर समय अगर बच्चा प्रेफर नहीं कर पा रहा है माँ का दूध पीना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, और ब्रेस्ट फीड हर टाइम पर करवाना एक औरत के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उतना मिल्क प्रोडक्शन होना भी चाहिए शरीर के अंदर मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स को लेने जा भी रहे हो, यानी कि डब्बे वाले दूध को लेने जा भी रहे हो, तो मार्केट में ऐसा भी मंजर था डिस्पेंसरीज पर, जो केमिस्ट के स्टोर्स थे, कि वहाँ पर आपको रिप्लाई ये मिल रहा था कि मैम पीछे से नहीं आ रही है वाली चीज़, सप्लाई इसकी अभी बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ थी जो यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, बहुत सारी जगह पर सप्लाई तो थी, लेकिन एकदम से, जैसे चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, लेकिन एकदम से प्राइजेस, अगर किसी भी चीज़ के दोस्तों आप खुद बताओ,
25 से 30% अगर शूटअप कर जाएंगे, 25 से 30% अगर इन्फ्लेशन आ गया किसी भी चीज़ में, एक बच्चे के दूध का जो पाउडर मिल्क का जो कैन आता है, अगर उसकी कीमत मान लो 600 650 के आसपास है, एकदम से कोई कपल, मम्मी पापा किसी के जाएं, घर घर में कोई भी मेंबर जाए उसको लेने, और दुकानदार आपको बोले, केमिस्ट की शॉप वाला आपको बोले कि ये 850 का हो गया, 900 का हो गया है, तो आप समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों के ऐसी जो ज़रूरतें वाली, जो यार अब बच्चे की यार ऐसी नीड को, चाहे माँ बाप तो फिर कहीं से भी मांग कर भी लाएं, लेकिन फिर भी पूरा तो करेंगे ही ना यार। छोटा सा बच्चा है वो, यार उसको भूख से मतलब वो बिलख रहा है, रो रहा है, या उसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे बेबी को। तो इमोशंस जो हैं, इमोशंस के आगे बाधा बनकर इन्फ्लेशन भी खड़ी हुई थी इकोनॉमी के अंदर। चीज़ों का जो दाम है वो भी बढ़ गया था। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे थे? यार सेविंग्स नहीं बची थी, सेविंग्स बहुत लिमिटेड बची थी, और कल क्या होने वाला ये भी किसी को नहीं पता था कि कितने टाइम तक लॉकडाउन चलेगा, कितने टाइम तक कोविड चलेगा। तो औरतों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐसे मंजरों के अंदर बहुत कुछ सफ़र कर रखा है। दे हैड लिटिल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, लिटिल एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डिलीवरीज, लिटिल एक्सेस टू नेटल एंड न्यूनेटल सपोर्ट, एंड एडिक्वेट और रेगुलर एक्सेस भी उनके पास नहीं था, या अगर था तो दे हैड वेरी मच लिमिटेड एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू हाइजीन आइटम्स एंड सैनिटरी आइटम्स, जो औरतों की बॉडीली ज़रूरत होते हैं। ठीक है, लाइक सैनिटरी पैड्स वगैरह, या फिर हाइजीन आइटम्स में जैसे आ जाता है औरतों के लिए प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के लिए देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड वी वॉश। तो ये सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी हो गई थी, और अगर अवेलेबल था भी तो स्टॉक इतना रेगुलर नहीं था अवेलेबल मार्केट के अंदर, केमिस्ट की दुकानों पर, डिस्पेंसरीज पर, और अगर वो अवेलेबल था भी तो कुछ औरतों के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी हो गई थी। अब आपको ये लगता होगा, जैसे आप में से जितने लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, आप लोगों को ये लगता होगा सर ये सब लिखने वाली बात है, हमारे घर के आसपास तो सब मिल रहा था, कैसे ना कैसे करके हमारे घर पर ये आ रहा था, हमारे घर पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ना, आप शायद से सिटीज़ में रहते हो, कि आपके यहाँ पर कोई ना कोई मेगा मार्ट्स वगैरह आसपास होते होंगे, या फिर आपका घर जो क्लिनिक्स या डिस्पेंसरीज जो हैं उनके पास होता होगा, या फिर आपके घर वालों की रिश्तेदारी होगी दुकानदारों से, तो आप उनको फ़ोन वगैरह कर देते होगे कि ये सामान अलग रखवा देना, तो आपको वो मिल जाता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो बात हो रही है ना, वो ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया की हो रही है। गांव के दूर दराज के इलाके में जाकर, आप शायद से गांव में नहीं रहते होगे, गांव से जुड़े नहीं होगे, मैं गांव से जुड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं खेती बाड़ी वाले परिवार से रिलेटेड एक व्यक्ति हूं। तो अगर जो प्रॉपर जो गांव की डेफिनेशन होती है जिसको मैंने देखा है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर एक छोटी सी टफरी होती है, छोटी सी दुकान होती है, वहाँ पर लोगों को शायद से अभी तक ब्रांड्स भी नहीं पता होते हैं कि सैनिटरी पैड्स के कौन कौन से विस्पर के पैड्स आते हैं, क्या आते हैं। यहाँ पर औरतों को कोई जागरूकता नहीं है। मैं ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुआ भी करते थे औरतों के लिए, वो बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि ऐसी जगह पर जो, अब जैसे हम शहरों की बात करते हैं, शहरों के अंदर जो अनाज होता है, आटा होता है, आशीर्वाद का आटा हो गया या चीनी की बोरियां हो गई, ये सप्लाई कहाँ से आती है? ये सप्लाई आती है रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और ये सैनिटरी पैड्स हो गए, या कॉन्डम्स के पैकेट हो गए, या आईपिल्स की दवाइयाँ हो गई, या फिर हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में लड़कियों के लिए वी वॉश हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से जाते हैं? ये शहरों में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बनकर अगेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू रूरल एरियाज में जाते हैं। तो इकोनॉमी तो बंद थी ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो ही नहीं रही है। शहरों में अनाज वगैरह, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, सब्जियां और फल वगैरह महंगे हो गए, और गाँव के दूर दराज के इलाकों में ये सारे प्रोडक्ट्स की किल्लत हो गई थी। तो ऐसे समझना है इसको। कहीं आप अपने शहर से, अपने आसपास के एरिया से लोकेट कर रहे हो, यार आप हो सकता है सिटी में रह रहे हो, आपने उसके बाद कदम ही ना रखा हो। यहाँ पर पूरे भारत के दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनकी इंटेंसिटी, इनका प्रभाव थोड़ा सा फिर भी कम ही लिखा हुआ है। जो औरतें फील कर रही थी, जैसा उनको नुकसान सहने को मिला, यहाँ पर जो उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति थी, वो इससे भी ज़्यादा गंभीर थी, जो कि ये अंग्रेजी के पॉइंट्स बयान नहीं कर सकते हैं।
अगर आप पूरे भारत के दृष्टिकोण से इसको कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल अगर आप इसको देखने की कोशिश करो और भारत की 200 करोड़ की आबादी के परस्पेक्टिव से इसको जानने की कोशिश करो, ओके। उसके बाद देयर वॉज ऑल्सो एन इंक्रीज, एक ट्रेंड ये भी देखा गया कोविड-19 के टाइम पर कि देयर वॉज इंक्रीज इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज ऑल्सो। अब अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे, इस वाले चीज को अगला पॉइंट जो है वो जस्टिफाई कर देगा। जैसे कपल्स जो हैं दे आर गेटिंग फिजिकल विद ईच अदर, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब लॉकडाउन के टाइम पर अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ हैं, नई नई शादी हुई है बहुत सारे लोगों की, तो दे आर गेटिंग फिजिकल विद ईच अदर। कोविड जब नहीं आया था तो जब वो फिजिकल होते थे तो दे माइट हैव यूज्ड कॉन्डम्स, दे माइट हैव यूज्ड पिल्स। किसी रात को अगर ध्यान नहीं दिया कि दे हैव फॉरगॉट टू वियर द कॉन्डम्स, तो दे माइट बी यूजिंग पिल्स। लेकिन कोविड के टाइम पर अब आप ये आंकड़ा देखो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये कोई गंदी और अच्छी बात नहीं है, जो रियलिटी है यू नीड टू लुक एट दीज थिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एसडीएम, डीएसपी, कलेक्टर, पॉलिसी मेकर। आपको इसके परस्पेक्टिव से देखना है। ये आप स्कूल के लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो कि हम हो करने लगे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं और सर ने कॉन्डम बोल दिया, हो कितनी गंदी बात है ये। यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो ना, आप ये सब वर्ड्स नहीं जानते हो, आपको शर्म आती है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दो। क्योंकि कल जब आपके ऊपर एक पूरे के पूरे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपके पास कोई आएगा, जिलाधिकारी आएगा कि मोहतरमा मैडम साहिबा या सर केमिस्ट शॉप पर यार ये कॉन्डम्स वगैरह की कमी हो रही है या आईपीएल्स की कमी हो रही है, तो आप ये कहोगे हो कितनी गंदी बात कर दी मुझसे इसने। तो बिहेव लाइक अ मेच्योर पर्सन, ओके। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो हर दिन अपना ऐसे एक्सपेक्ट करके निकाला करो डैट यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। शर्म लिहाज जो है ये दूसरों के लिए रहने दो आपको, लेकिन एक अच्छे शब्दों का उपयोग कर कर माइंड की मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझना चाहिए और दूसरों के सामने बयां भी करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों बढ़ी कोविड-19 के टाइम पर। अभी हम ये UNFPA वगैरह के बारे में भी जान लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर आप एक इस डेटा को पढ़ो। 47 मिलियन औरतें, दोस्तों 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 47 मिलियन औरतें, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों की बात हो रही है। 114 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ऐसा उनके साथ मंजर था कोविड-19 के टाइम पर, क्योंकि कोविड-19 में पूरी दुनिया ही बंद थी ना, तो दे हैड एक्सेस टू, मतलब दे डिड नॉट हैड एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी कि अगर while involving into sexual intercourse they wanted to use modern contraceptives like pills and condoms, तो उनका एक्सेस नहीं था औरतों के पास, ठीक है। जिसकी वजह से कोविड के टाइम पर पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि 7 मिलियन औरतें प्रेग्नेंट नहीं भी होना चाहती थी तब भी वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे कि फिर प्रेगनेंसी को कंट्रोल करा जा सकता था, तो सोचा ही क्यों, जब बच्चे पैदा नहीं करने थे तो फिजिकल होने के बारे में सोचा क्यों। तो दोस्तों इसका ना आंसर जनरल स्टडीज़ के बच्चों को शायद से समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन साइकोलॉजी के बच्चों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसको आप डिफाइन कर सकते हो थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। एक एनर्जी होती है हमारी जिसको हम कहते हैं लिबिडो। लिबिडो इज योर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, इट्स योर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। कि अगर आपके पास सामने ऑप्शन अवेलेबल है दैट यू कैन फुलफिल योर सेक्सुअल डिजायर, इंसान हमेशा उसकी तरफ जाता है। ये है वेस्टर्न फिलोसफी की चीज। इंडियन फिलोसफी क्या कहती है कि देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन लिबिडो, और अगर आप लिबिडो पे कंट्रोल करना सीख गए तो यानी कि यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ सीमेन रिटेंशन, जिसको हम आम भाषा में, भारत की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल एब्सिस्टेंस। दूसरी भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, सेलिबेसी। हिंदी की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल चीज होती है, सिर्फ नाम नाम के लिए नहीं होता।
कि आप बोल दो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसी रुकावटें आएंगी। ब्रह्मचर्य बिकॉज सोच से भी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन सोच से भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल थॉट भी आपके ब्रह्मचर्य को बिगाड़ सकता है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसे क्या होता है, ब्रह्मचर्य के भी ना लेवल्स होते हैं। अब वो चीज़ मतलब मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग फिलोसफी, बट मैंने यूपीएससी में फिलोसफी ऑप्शनल को भी पढ़ रखा है, उसमें ये सब टॉपिक्स आते हैं, साइकोलॉजी में भी आते हैं। खैर जितना आपसे मैं बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो ऐसा कोई गिल्ट वाली चीज़ नहीं होती कि अगर आपको सेक्सुअल थॉट अगर आ गया तो आप ये सोचो कि ओ मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अगर आप माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ भी रह रहे हो, मतलब आप गृहस्थ जीवन का पार्ट हो, आपकी खुद की शादी नहीं हो रखी है, लेकिन आप जो मम्मी पापा की शादी हो रखी है, उनके वैवाहिक जीवन का आप भी एक हिस्सा हो, घर परिवार में कोई ना कोई आपका दर्जा है। तो यहाँ पर ये सारे ब्रह्मचर्य के सेक्सुअल थॉट्स वगैरह आना, ऐसी चीज़ों के लिए माफ़ी होती है और ये कोई गिल्ट फील करने वाली चीज़ नहीं है हम। लेकिन यहाँ पर एक लड़ाई की बात कर रहे हैं। लड़ाई किसके बीच में? लिबिडो आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ है, दिस इज़ वेरी इजी पीजी चीज़। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को तो कोई भी पूरा कर ले, कभी भी कैसे भी पूरा कर ले, लेकिन सीमेन रिटेंशन इज़ अ बिग थिंग। सेक्सुअल एब्सिस्टेंस, सेलिबेसी को फॉलो करना, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, ये रिक्वायर करते हैं कि आपके अंदर, हर कोई पर्सन नहीं कर सकता, आपके अंदर अगर विल पावर होगी तो ही आप कर सकते हो। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 114 जो लो इनकम और मिडिल इनकम की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोग अपनी विल पावर के थ्रू क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे कोविड के टाइम पर? बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में भी कौन जानता है ये ब्रह्मचर्य के रूल्स वगैरह? कौन इसको सही मानता है? बहुत सारे लोगों में तो, दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों में अगर आप ये पढ़ोगे, यूट्यूब वगैरह पे जाकर देखोगे, किताबें आजकल मॉडर्न ऐसी, वो नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज ब्रह्मचर्य को गलत मानने लगी हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य को हम गलत कह सकते हैं, लेकिन वो क्लेम करने लगी कि ब्रह्मचर्य वगैरह ये जो चीज़ें हैं गलत हैं। आपको सीमेन रिटेंशन नहीं करना चाहिए, इससे आप फ्रस्ट्रेटेड बनोगे। बल्कि जो है आपको लिबिडो को सीख करना चाहिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है बाय वाइल वॉचिंग पोर्नोग्राफी या फिर डूइंग मास्टरबेशन। सो दिस रिलैक्सेस योर माइंड। इस तरह की डिबेट्स भी शुरू हो गई हैं, तो लोगों को अब शक होने लगा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कोई सही चीज़ है कि गलत चीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें, आप सर्च करके देखो गूगल के ऊपर जाकर, आप यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार के पॉडकास्ट सुनो। और ये भी मैं कोई वेस्टर्न पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारे देश के डॉक्टर्स के जो पॉडकास्ट हैं वो ये वाली चीज़ बोलते हैं। बहुत फेमस जो यूट्यूबर्स हैं उनके पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे ऐसे जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो आ रखे हैं। अब बेसिकली आप उनकी अगर टोन को ध्यान से समझोगे ना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ अपने धंधे को प्रमोट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अगर हर कोई पालन करने लगा, सारे हिंदुस्तानी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, सीमेन रिटेंशन का पालन करने लगे, और ब्रह्मचर्य के रस को अगर वो जानने लगे, तो देश महान नहीं बन जाएगा बहुत ज़्यादा? पुराने ज़माने की तरह सोने की चिड़िया हो जाएगा? लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि दुकान के अगर दुकान खोल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला हमेशा आपको मना ही तो करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये फिलोसफिकल बात मैंने आपसे यहाँ पर क्यों करी? बिकॉज कहीं आप ये सोच रहे हो कि अगर औरतों को पता था कि फिजिकल होते हुए वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो फिजिकली क्यों हुई? तो ये आपका बहुत नॉनसेंस, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप मतलब बहुत नॉनसेंस डाउट है आपका। बिकॉज लिबिडो के ऊपर मानव जाति का 99% मानव जाति का कंट्रोल नहीं रहता। अगर यार कंट्रोल रहता तो आप कैटेगराइजेशन छोड़ दो दुनिया की। इतनी आबादी अर्ली एज से लेते लेते, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, वहाँ की आबादी से लेकर आज पूरे विश्व भर की 1000 करोड़ की आबादी होने जा रही है। भारत नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन चुका है। वैसे तो भारत को टारगेट कोई दिया जाए करने को पूरा, तो भारत उसको जो टारगेटेड ईयर होते हैं उसके भी कम से कम 500,000 साल बाद जाकर उसको पूरा करता है। 2050 में कहा था सोशियोलॉजिस्ट ने और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के एक्सपर्ट ने कि भारत 2050 तक बन जाएगा नंबर 1 पॉपुलस कंट्री। भारत ने ये वाली चीज़ पिछले साल ही अचीव कर ली, 25 साल पहले ही कर लिया अचीव इसको। अभी और कुछ टारगेट क्या तो भारत से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, फीमेल्स की रिस्पेक्ट के ऊपर, या फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है 50% सीट्स रिजर्व करवाना, तो उसमें पता चला और 5 जन्म लग गए, 5 लाख साल लग गए। वो टारगेट कभी पूरे नहीं हो पाते।
आबादी पूरी करनी थी तो हाँ जी, अरे हम करके दिखाते हैं बच्चे पैदा, हमें बहुत स्टेमिना है, ये देखो 25 साल पहले ही कर देंगे नंबर 1 देश अपना, कर भी दिया। तो इंक्रीज इन अनवांटेड प्रेगनेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी, तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड था कि इमर्ज होंगे कि मेजर कंसर्न एरियाज ड्यूरिंग कोविड-19, एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। लेकिन आज जो हमारे सामने पिक्चर है पास्ट टेंस की, वो ये है कि येस अनवांटेड प्रेगनेंसीज वर देयर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स भी अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से थे, और अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से नियोनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि जो बच्चों को जन्म देते वक्त जो है वो माएँ मर गई या फिर उनका मिसकैरेज हो गया, तो ऐसे केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर भी नहीं मिल पा रही थी औरतों को। तो अकॉर्डिंग टू UNFPA, ये UNFPA क्या होता है? इन शॉर्ट इट इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब आप कहोगे कि सर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड तो UNFPA हुआ ना, तो ये UNFPA क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो एब्रीवेशन निकाली गई है ये इंग्लिश भाषा से नहीं निकाली गई है, ये दूसरी भाषा से निकाली गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको UNFPA को इंग्लिश के अंदर अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। और अगर हम इसको विकिपीडिया पे चेक करें तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है, इट इज़ जो UNFPA है वो इंग्लिश में ही है, सॉरी मुझे लगा था कि कुछ ऐसा होता है वैसे UN की कुछ बॉडीज़ के साथ जिसकी एब्रीवेशंस मैच नहीं करती हैं, तो वहाँ पर वो लोग कुछ जर्मन या फ्रेंच नेम रख लेते हैं। लेकिन इसका नाम था एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस फंड, UNFP पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। लेकिन 1971 में इसका नाम चेंज हो जाता है जब हमारा जो बांग्लादेश वॉर था, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 था, उस साल इसका नाम चेंज हो जाता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। और ये नाम जो है ये चेंज होता है प्रॉपर तरीके से 1987 में। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है UNFPA ये आज तक रिटेन्ड है, यानी कि नाम वैसे होना चाहिए UNPF, लेकिन हमने पुरानी ही शॉर्ट फॉर्म इसकी अडॉप्ट कर रखी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आप कहीं ये सोचो कि मैंने गलत बता दिया आपको, या फिर जल्दी जल्दी में मैं शायद से गलत बोल गया हूँगा। शॉर्ट में आप इसको UNFPA कहते हो, फुल फॉर्म जो इसकी है वो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग UNFPA बोलता है कि बिकॉज ऑफ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सामान नहीं आ पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कोविड-19 की वजह से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 114 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी गई थी कि 47 मिलियन विमेन ऐसी कंट्रीज़ के अंदर दे लैक्ड एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसकी वजह से 7 मिलियन अनइंटेंडेड मतलब चाहता भी नहीं था कोई कि घर की औरतें प्रेग्नेंट हो, और औरतें खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट हो गई बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। और मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है। तो बिकॉज ऑफ द कमी ऑफ लैक ऑफ कॉन्डम्स एंड IPLs जैसी जो टैबलेट्स होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं, अवॉइड करवा सकती हैं, उनकी किल्लत की वजह से, उनकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से 7 मिलियन औरतें, यानी कि 70 लाख औरतें लगभग पूरी दुनिया भर में कोविड के टाइम पर प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं भी होना चाहती थी। तो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी और घरों में कैद होने की वजह से एंड लैक ऑफ सोशल कनेक्टिविटी होने की वजह से, कल मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि औरतें घरों में पिटने भी लगी थी। उनके जो मर्द थे जो दारू पीते थे, या फिर औरतें नहीं भी चाहती थी कि यार ये हमारा मर्द घर पर रुके, बहुत कलेशी है, तो जब कोविड के टाइम पर सब लोग घर पे ही मतलब रहने लगे थे, तो बाहर कोई जा नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, घर के अंदर ही रहना है 4 दीवारों के अंदर, एंड दुनियादारी के लोग भी नहीं मिल रहे आपको बात करने के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर तो उसमें प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है कि दिस इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वायलेंस, बट दिस हैज़ एक्चुअली इंक्रीज द रिस्क ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जो कि औरतें फेस करती थी।
और लड़कियां भी. सो दे वर वल्नरेबल टू अब्यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना. तो यहां पर एक सॉल्यूशन के तौर पर इन्होंने बात लिखी हुई है कि कंटिन्यूड एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ होती है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ताकि वो अनइंटेंडेड का दोस्तों मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग उसका होता है अनवांटेड, ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके, अवॉइड कर सके. और औरतों का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए अपनी फर्टिलिटी पर और अपनी लाइफ ट्रेजेक्ट्री पर. अच्छा, लाइफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री दोस्तों जो वर्ड होता है ना, वो साइंस में फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. जैसे मतलब मान लो ये पॉइंट ए है और आपने यहाँ से बॉल फेंकी, ऐसे करके बॉल हवा में गई और वो पॉइंट बी पे जाकर गिरी, तो ये जो एंगल बना ये ट्रेजेक्ट्री एंगल होता है, या ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं हम इसको फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर. ठीक है. लाइफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? यहाँ पर लाइफ की पाथ की बात हो रही है. ठीक है. यानी कि जीवन एक औरत को अपना किस दिशा में लेकर जाना है. जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है. प्रेगनेंसी अगर किसी औरत को पता लग भी गई है, तो अगर वो बोल रही है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, अब आप कहोगे कि एथिकली इट इज़ लाइक किलिंग अ बेबी, बट अगर हम लीगली भी इस चीज़ को देखें तो आप औरतों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी बॉडीली इंटेग्रिटी के ऊपर है. उनके पेट में कोई एक चीज़ है, उनके गर्भ में कोई एक चीज़ है, भले ही वो कोई एक नवजान शिशु क्यों ना है, मतलब जो उसके पेट में बड़ा हो रहा है, उसके गर्भ में बड़ा हो रहा है एक औरत के. लेकिन अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अबॉर्शन करवाना, और अबॉर्शन करने का मतलब है कि कोख के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना, तो वो मार सकती है. वो औरत अगर जन्म दे रही है तो मारने का भी उसको दम रखती है, और दम क्या रखती है, उसके पास राइट भी है इस चीज़ का. तो ये जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ये बहुत क्रिटिकल होती है औरतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये वाली चीज़ भी आती है कि औरतों का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए अपनी फर्टिलिटी के ऊपर. वो डिसाइड करेंगी, ना कि घर वाले, ससुराल वाले, हस्बैंड या दोस्त रिश्तेदार वगैरह, या लाइफ का कोई प्रेशर है कि औरतों का शरीर, मान लो किसी भी एक लड़की का शरीर कंसीव नहीं भी कर पा रहा है बेबी को, और अभी उसको चाहिए भी नहीं है, लेकिन उसका तब तक इलाज करवाते रहना, उसकी पीसीओएस की दिक्कत का, पीसीओडी की दिक्कत का, या फिर आईवीएफ जो डॉक्टर हैं उनके पास लेकर जाते रहना, कैसे भी करके भाई ये एक औलाद को जन्म दे दे जो कि वंश आगे बढ़ा सके. इस प्रकार का प्रेशर किसी भी औरत के ऊपर नहीं होना चाहिए. और एक औरत लाइफ में शादी करने के बाद भी ये बोलती है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं गोद ले लूँगी, हम घर पे कोई जानवर रख लेंगे, ठीक है, मुझे अपना शरीर ख़राब नहीं करना, अपने शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए, मैं स्लिम ट्रिम परफेक्ट कियारा आडवाणी जैसा मेरा फिगर है, मुझे नहीं बिगाड़ना अपना फिगर, मुझे नहीं बनना कियारा आडवाणी टू सोनाक्षी सिन्हा. तो ये उसकी लाइफ की मर्जी है कि अगर उसको लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद उसका पूरा का पूरा फिगर बदल जाएगा, फ्रॉम अ वेरी सेक्सी रेविशिंग गर्ल शी विल बिकम अ आंटी, तो उसको नहीं बनाना अपने आंटी वाला फिगर. तो ये उसके ऊपर होना चाहिए कि उसको अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है, कि करियर पर फोकस करना है, या एजुकेशन पर फोकस करना है, या बच्चा कभी भी नहीं चाहिए, या बच्चे बहुत सारे चाहिए. तो ये सब कुछ औरत ही डिसाइड करेगी, क्योंकि बात बच्चे पैदा करने की, प्रेगनेंसी की, सब कुछ औरतों के शरीर से जुड़ी रहती है. ठीक है. अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, इस बॉडी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका भी हम यहाँ पर नाम ले रहे थे, दैट इज़ UNFPA. ठीक है. मैंने आपको ये वाली चीज़ तो विकीपीडिया से दिखा के क्लियर करवा दी कि शॉर्ट में आप इसको UNFPA कहते हो, लेकिन इसका जो नाम हो गया करेंटली, डैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड. तो ये है क्या? ये UNFPA क्या चीज़ है? ये यूनाइटेड नेशंस की, आपको इसके बारे में जानना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन. ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एजेंसी है जिसको बोला जाता है कि दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक के ऊपर काम करने वाली एक एजेंसी है. SRH एजेंसी है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम करने वाली एजेंसी है, जो कि
इसका जो दायरा है वर्क करने का, ऑब्वियसली बात है, जब नाम ही यूनाइटेड नेशंस है तो इसका जो दायरा है काम करने का वो है ग्लोबल लेवल पर। ये एजेंसी ग्लोबल लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। और इसका ये काम है टू मेक एंश्योर, टू मेक श्योर या टू मेक एंश्योर कुछ बातें। एक बात तो ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो हमेशा वांटेड होनी चाहिए। वांटेड मतलब प्रेगनेंसी तभी अच्छी लगेगी औरत की ज़िंदगी में जब वो औरत चाहेगी प्रेग्नेंट होना। अनवांटेड प्रेगनेंसी किसी काम की नहीं है। अगर एक औरत खुशी नहीं है प्रेग्नेंट होने से, वो चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक बोझ ला दिया गया कि प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, वंश आगे बढ़ाना है तुम्हें, तो ऐसी प्रेगनेंसी मतलब किसी काम की नहीं है अकॉर्डिंग टू UNFPA। बच्चा पैदा हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट कर मतलब होकर लड़की खुशी खुशी कर भी देगी, लेकिन शी वॉज नॉट मेंटली रेडी फॉर इट, या फिर वो अपनी मर्जी से नहीं चाहती थी, प्रेशर की वजह से ये ज़बरदस्ती उसको खुश करने वाली बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये एजेंसी ये भी इंश्योर करती है कि एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनका सही तरीके से सेफ रूप से जन्म हो, ठीक है। उसके बाद ये एजेंसी फोकस करती है ऑन इश्यूज लाइक मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, और इसका एक मकसद ये भी है टू एंड GBV। ये कल मैंने आपको बताया था GBV क्या है। जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म करना इस एजेंसी का मकसद है, और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को भी अबॉलिश करना सोसाइटी से, ठीक है। जैसे चाइल्ड मैरिज। तो ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, कहीं आप इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से इसको जज करो कि ये एक छोटी मोटी एजेंसी होगी। ये काम करने के दायरे में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। तो दिस एजेंसी जिसको हम कह रहे हैं UNFPA, it works in around over more than 150 कंट्रीज, ठीक है, मोर देन 150 कंट्रीज। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये UNFPA काम कैसे करता है। ये जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, हाउ डू दे वर्क। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हाउ डू दे वर्क। एक तो ये काम करते हैं थ्रू पार्टनरशिप्स, किस किस के साथ पार्टनरशिप। एक तो सरकारों के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ, और जो दूसरी यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं
उनके साथ। उसके बाद यूएनएफपीए काम करता है थ्रू पब्लिशिंग वेरियस डेटास एंड research work also. So it collects data और यूज करता है उन डेटा को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके वेरियस इंडिकेटर्स को देखते हैं। पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या हैं, पॉपुलेशन की हेल्थ क्या है, ठीक है। और जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है ये यूएनएफपीए। और उसके अलावा इट ऑल्सो पुशेस फॉर सम पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स। इट वर्क्स थ्रू एडवोकेसी ऑल्सो। एडवोकेसी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को पुश करते हो, आप उसके सपोर्ट, उसके फेवर में बोल रहे हो। तो ये किसके फेवर में बोलते हैं? यूएनएफपीए पॉलिसी चेंजेस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ओके। तो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट यूएनएफपीए। तो इसी के साथ दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये बॉक्स कंप्लीट करा कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट निकल कर आया औरतों की हेल्थ के ऊपर। अगले लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल ऑफ वेमेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की डायमेंशन को हमने इन टर्म्स को अलग अलग करके समझा। सेक्स रेशियो के बारे में हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के बारे में भी बात करी। औरतों की हेल्थ के बारे में बात करी, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करी, कैसे औरतों की जो मैरिज एज होती है और उनकी जो हेल्थ होती है आपस में इनके बीच में क्या लिंक है, कोविड के टाइम पर औरतों की हेल्थ का क्या हुआ था। ये सारी डायमेंशंस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे औरतों की लिटरेसी के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।